हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वनश्री स्टडी। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, उन वैल्यूज़ के बारे में, उन आइडियल्स के बारे में जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। ये आप देख रहे हैं प्रियम्बल, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। वैसे तो इसको डिटेल में हम किसी और लेक्चर में देखेंगे, लेकिन आज हम जानेंगे उन वैल्यूज़ के बारे में जो कि इसमें दिए गए हैं, जैसे कि सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो पहला वैल्यू है जो कि इंडिया को कहा जाता है सोवरन नेशन। तो बेसिकली सोवरन नेशन का मतलब क्या है? तो सोवरन नेशन के अंदर तीन बातें हम देखेंगे। पहले हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। दूसरा, इंडिया अपने डिसीजन खुद ले सकता है। कोई दूसरा कंट्री या कोई एक्सटर्नल नेशन हमें किसी भी बात के लिए इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। दैट मीन्स इंडिया इज वेरी फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स, इंटरनल और एक्सटर्नल। तीसरी बात, इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? इसके अंदर हम ये जानते हैं कि एज अ सोवरन स्टेट इंडिया कैन आइदर एक्वायर फॉरेन टेरिटरी और सीड अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी। मतलब कि इंडिया एज अ सोवरन नेशन किसी भी दूसरी टेरिटरी को जो कि हमारा पार्ट नहीं है उसको एक्वायर कर सकता है, और हम अपनी टेरिटरी को कोई एग्रीमेंट के तहत दूसरों को दे सकते हैं। लेकिन ये सभी डिसीजन सिर्फ हमारे होंगे, किसी दूसरे का इन्फ्लुएंस हमारे डिसीजन में नहीं होगा। इसीलिए इंडिया को एक सोवरन नेशन कहा जाता है। तो इसके अंदर हमने तीन बातें जानी कि इंडिया को सोवरन नेशन क्यों कहा जाता है। पहला, क्योंकि इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। दूसरा, इंडिया अपने डिसीजन लेने के लिए कंप्लीटली फ्री है। तीसरा, एज अ सोवरन नेशन और एज अ सोवरन स्टेट इंडिया अपनी टेरिटरी को दे सकता है किसी एग्रीमेंट के तहत, और दूसरे के टेरिटरी को एक्वायर भी कर सकता है। तो इंडिया को सोवरन नेशन इसलिए कहा जाता है। अगला आइडियल है जो कि प्रियम्बल में दिया गया है, वो है सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट का बेसिकली मतलब क्या होता है? हम सभी जानते हैं कि किसी भी नेशन के रिसोर्सेज पर या तो वहाँ की गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है या तो वहाँ के प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल होता है। तो जो इंडिया में जो कंसेप्ट हम देखते हैं वो देखते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का। दो प्रकार के सोशलिज्म होते हैं, एक होता है कम्युनिस्टिक सोशलिज्म और दूसरा होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो कम्युनिस्टिक सोशलिज्म जैसे कि रशिया, जहाँ पर कंट्री के रिसोर्सेज पर, उसके मैनेजमेंट पर जो कंट्रोल होता है वो वहाँ की गवर्नमेंट का होता है, वहाँ की सरकारों का होता है। वहाँ के प्राइवेट सेक्टर का कोई ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता। लेकिन इंडिया इस कंसेप्ट को फॉलो नहीं करता। इंडिया जो फॉलो करता है वो करता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि हम मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करते हैं, कि यहाँ पर कुछ सेक्टर ऐसे होंगे जहाँ पर कंट्रोल मैनेजमेंट सिर्फ गवर्नमेंट का होगा, जैसे कि रेलवे। और भी कुछ सेक्टर्स हैं जो कि सिर्फ गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल और मैनेज किए जाते हैं। लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्राइवेट ही कंट्रोल करती है, या पीपीपी मॉडल जिसको बोलते हैं, प्राइवेट पब्लिक दोनों मिलकर के उनको कंट्रोल और मैनेज करते हैं। तो इंडिया में हम देखें तो हम फॉलो करते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को, जहाँ पर रिसोर्सेज को या तो दोनों करेंगे मिल करके, या तो दोनों का
अपना अपना एक सेक्टर होगा जहाँ पर दोनों काम कर सकते हैं, दोनों रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और उनसे रिलेटेड डिसीजंस को ले सकते हैं। तो इन शॉर्ट इंडिया में हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को फॉलो करते हैं, जहाँ पर हम मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करते हैं, जहाँ पर दोनों सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल करके काम करते हैं। तो इंडिया को सोशलिस्ट नेशन इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर के काम करते हैं। तीसरा कंसेप्ट है कि इंडिया को हम सेक्युलर नेशन कहते हैं। इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। तो सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंडिया हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन। इंडिया का अपना कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर हर रिलीजन के साथ सेम बिहेवियर किया जाता है। हम किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते या किसी एक को प्रमोट नहीं करते। यहाँ पर सबके साथ बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सेम बिहेवियर हम रखते हैं, हमारी स्टेट रखती है। किसी एक पर ज़्यादा प्रमोट नहीं करती, किसी एक को ज़्यादा प्रमोट नहीं करती, किसी को दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती। तो इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट किसी भी रिलीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती, सबके साथ सेम बिहेवियर रखती है और किसी एक को प्रमोट नहीं करती है, क्योंकि इंडिया हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन। इसीलिए इंडिया को सेक्युलर स्टेट कहा जाता है। अगला है डेमोक्रेटिक। इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन है, लेकिन डेमोक्रेटिक से पहले हम ये जान लेते हैं कि डेमोक्रेसी कहते किसे हैं। तो डेमोक्रेसी का जो सिंपल सा मतलब होता है हम सभी ने पढ़ा है, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन को ही हम लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी भी दो प्रकार की होती है। डेमोक्रेसी इज ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, यहाँ पर सुप्रीम अथॉरिटी जो होती है वो वहाँ की जनता द्वारा एक्सरसाइज की जाती है, जिसके कई सारे तरीके होते हैं। रेफरेंडम एक तरीका होता है, प्लेबिसाइट एक तरीका होता है, रिकॉल एक तरीका होता है। और ये जो आइडियल फॉलो होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, ये उन कंट्री में होता है जैसे कि स्विट्जरलैंड। लेकिन इंडिया इस वैल्यू को फॉलो नहीं करता। इंडिया में जो हम डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं वो करते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। मतलब कि यहाँ पर जनता जो होती है ये इलेक्ट करके, चुन करके अपने नेताओं को भेजती है पार्लियामेंट में, ना कि डायरेक्ट उसमें अपने डिसीजंस लेती है। हम अपने एमपीज, एमएलएस को भेजते हैं, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन करके हमारे लिए कानून बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। तो जो इंडिया में जो हम फॉलो करते हैं वो हम फॉलो करते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एमपी और एमएलए के रूप में, उनको हम इलेक्ट करके उनको हम पार्लियामेंट में, स्टेट असेंबली में भेजते हैं। तो इंडिया में हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। अगला है रिपब्लिक। इंडिया एक रिपब्लिक नेशन है, लेकिन हम इंडिया को एक रिपब्लिक स्टेट क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि इंडिया का जो हेड ऑफ स्टेट है वो मोनार्की को फॉलो नहीं करता है। वो फॉलो करता है कि वो इंडिया का कोई भी पर्सन हो सकता है जो कि हेड ऑफ द स्टेट बन सकता है। वो वंशानुगत नहीं होगा कि राजा के बेटा राजा। वो हेड ऑफ द स्टेट ऐसा होगा जो कि इलेक्ट होकर के जाएगा और इंडिया में कोई भी व्यक्ति भारत का, इंडिया का प्रेसिडेंट बन सकता है। तो दो प्रकार की रिपब्लिक होती है, एक होती है मोनार्की
एक होती है जिसकी हमने भी बात की, जहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं वो इलेक्ट होकर के जाते हैं। तो जो मोनार्की वाला जो कंसेप्ट है वो इंडिया में फॉलो नहीं होता है, वो यूके जैसे कंट्री में फॉलो अभी भी होता है, जहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट वहाँ का कोई राजा या क्वीन होता है। लेकिन इंडिया के केस में और यूएसए के केस में यहाँ पर जो रिपब्लिक जो स्टेट होते हैं, जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, वो इलेक्ट होकर के जाते हैं। या तो जनता उनको डायरेक्ट चुनती है, डायरेक्ट इलेक्ट करती है, या तो वो दूसरे तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से इलेक्ट होकर के जाते हैं। यहाँ पर कोई भी मोनार्की वाला कंसेप्ट फॉलो नहीं होता है और हम भी इस मोनार्की वाले कंसेप्ट को फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ का जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, वो इलेक्ट होकर के जाता है। और जो इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के, वो इनडायरेक्ट होते हैं, उनको जनता डायरेक्टली नहीं चुनती। तो आइए अब कुछ देख लेते हैं वेस्टर्न मॉडल और इंडियन मॉडल का जो कंसेप्ट है सेक्युलरिज्म का, उनमें डिफरेंसेस क्या क्या है। तो वेस्टर्न मॉडल क्या बोलता है? वेस्टर्न मॉडल में है कि स्टेट इज नॉट कंसर्न अबाउट रिलीजन, मतलब कि स्टेट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होगी रिलीजन से, उनका कोई लेना देना नहीं होगा, कोई डिसीजंस वहाँ के रिलीजन के लिए वो नहीं लेगी, उनका कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन इंडिया में क्या है? इंडिया कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि इंडिया में क्या कंसेप्ट है? इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल रिलीजन। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन जो भी हैं, जैन, बौद्धिज्म, सभी के साथ सेम ट्रीटमेंट होगा, किसी एक को भी प्रमोट नहीं किया जाएगा। लेकिन हम सभी के लिए सेम प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। अगला क्या है? अगला वेस्टर्न मॉडल में क्या है? स्टेट इज नॉट ड्यूटी बाउंड टू प्रोटेक्ट रिलीजियस डाइवर्सिटीज। तो हमने देख ही लिया कि स्टेट का वहाँ के रिलीजन से कोई लेना देना नहीं होता, तो वो कोई बाउंड भी नहीं है कि उनसे रिलेटेड कोई डिसीजंस लेंगे या नहीं लेंगे। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो हम रिलीजियस डाइवर्सिटीज़ के लिए उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, उसको देखने के लिए हमें उसके रिगार्डिंग कुछ राइट्स और कुछ प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना पड़ता है। अगला मॉडल क्या बोलता है वेस्टर्न? स्टेट डज नॉट इंटरफियर इन रिलीजियस मैटर। तो ये हमने देख ही लिया, उनका कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन इंडिया में फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन करके हमने राइट्स दिए हुए हैं। अगला वेस्टर्न मॉडल क्या बोलता है? स्टेट इज नॉट कंसर्न अबाउट रिलीजियस माइनॉरिटीज एंड देयर राइट्स। तो यहाँ तक कि वेस्टर्न मॉडल में जो माइनॉरिटीज होती हैं उनके लिए भी, उनके राइट्स के लिए भी कोई ज़्यादा महत्व इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। लेकिन इंडिया में काफ़ी सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, काफ़ी सारे उनको प्रोटेक्शन दिए गए हैं। वेस्टर्न मॉडल में क्या है? नो फंडामेंटल राइट्स, लेकिन इंडिया में दिया गया है। वेस्टर्न मॉडल में क्या है? स्टेट समटाइम फॉलो एक्शन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। फॉर एग्जाम्पल टर्की में क्या होता है? कैन नॉट डिस्प्ले ऑफ रिलीजियस सिंबल इन पब्लिक लाइफ। तो क्या होता है कि वेस्टर्न मॉडल के अकॉर्डिंग वहाँ पर कोई डिसीजंस स्टेट द्वारा नहीं लिया जाएगा, लेकिन कई बार कुछ चीज़ें, कुछ रिस्ट्रिक्शंस वो लगाती हैं। जैसे कि टर्की में क्या होता है कि रिलीजियस सिंबल को हम पब्लिक लाइफ में फॉलो नहीं कर सकते, तो ये वहाँ पर ऐसा फॉलो किया जाता है। लेकिन इंडिया में क्या है? इंडिया में है फ्रीडम टू फॉलो रिलीजियस प्रैक्टिस इन प्राइवेट और पब्लिक लाइफ, लेकिन यहाँ पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो आज के लेक्चर में हमने अपने आइडियल्स को देखा, अपने वैल्यूज़ को देखा जो कि इंडिया में फॉलो किया जाता है। लास्ट में हमने वेस्टर्न मॉडल और इंडियन मॉडल का जो कंसेप्ट है सेक्युलरिज्म का, उसको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रियम्बल को डिस्कस करेंगे, उसमें जो वैल्यूज़ दिए गए हैं उनके बारे में देखेंगे, जस्टिस, इक्वालिटी, सबको देखेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको देखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।